मतलब प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में समझा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है कुछ नंबर्स का, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसमें जो हम लोगों ने उसके नियम कानून पढ़े कि भाई ऐड करने के कौन कौन से नियम कानून हैं, मल्टीप्लाई करने के कौन कौन से नियम कानून हैं, कैसे ऐड करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रांसपोज लेना भी हम लोगों ने सीखा था। साथ साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी बताई थी कि जो एनसीईआरटी में नहीं है। आईवा सॉल्व में कल हमने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी किया था जे एडवांस 2015 का, आईवा सॉल्व में किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ कुछ एनसीईआरटी का, कुछ एनसीईआरटी से हटके भी बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि जो है आप केवल थोड़ी और एक्स्ट्रा बातें बताइए, केवल एनसीईआरटी की बातें मत बताइए, तो वो भी ठीक है। अगर आपको जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई वो समझ में आ गई तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं भी समझ में आई तो कोई बुराई तो है नहीं भाई उसमें, है ना। आप नोट्स बना लीजिएगा अपने, उसको लिख लीजिएगा, कभी ना कभी आपको जरूर समझ में आ जाएगी, ठीक है। कई बार होता है ऐसा, नहीं तुरंत समझ में नहीं आती, ठीक है। चलिए साहब, तो लास्ट टॉपिक वाज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास में, देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का। हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें और वही आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें और वापस क्या आ जाए, माइनस से आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। ट्रांसपोज की भी हमने कई प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, आईवा सॉल्व में क्या, वो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखी हुई है, ठीक है साहब। लास्ट में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी प्रॉपर्टीज एक साथ बताऊंगा आपको, है ना, अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और लगभग 100-150 क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा जब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, ओके। क्योंकि आपको पता है भाई जो भी क्वेश्चन बनेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है। अब उसमें कहती है भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब अगर मुझे ये बताना है कि वो नॉन सिंगुलर है तो पहले मुझे आपको डिटरमिनेंट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। आईवा सॉल्व में तभी बात हो पाएगी, तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिक्स करके पढ़ाने पड़ते हैं, ओके। तो फिलहाल अपन को इतना काम चला लेते हैं अपना। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे पास में सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। मैंने दोनों के एग्जांपल भी आपको दिए थे, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया था, आज एक और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। आ जाइए साहब, तो बढ़िया सा क्वेश्चन हमको दिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप देखना चाहें तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इफ a इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर a इज इक्वल टू हमारे पास में cos अल्फा है, माइनस का sin अल्फा है, और यहाँ पे हमारे पास में sin अल्फा है, और यहाँ पे हमारे पास में cos अल्फा है। अगर आपको ये गिवन है और उन्होंने कहा कि एंड a प्लस a डैश का मतलब 80 बोलो या a डैश बोलो एक ही बात है, अगर वो i के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको अल्फा बताना है कितना है। हालांकि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो ऑप्शन है π/6 है, दूसरा जो ऑप्शन है π/3 है, तीसरा जो ऑप्शन है पाई है, चौथा जो ऑप्शन है 3π/2 है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ है ना। यू कैन सी हियर a प्लस a डैश जो है वो i के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे भाई, क्योंकि जो a प्लस a डैश है वो i के इक्वल है, तो आप a की जगह a की वैल्यू पुट कर दीजिए, विच इज cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड देन cos अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज कितना आएगा, इसको आपको रो को कॉलम में चेंज करना है। पहले रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे आएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा। दूसरी रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई cos अल्फा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना रंग बदल सकती है जैसा भी उसके आसपास मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, 2 ऑर्डर की बन जाएगी, 1 0 0 1। आई बात समझ में, ठीक है साहब। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ऐड होंगे तो बन जाएगा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा इज 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा इज 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा इज 2 cos अल्फा। एंड दिस इज व्हाट, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में 1 0 0 1 के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हमको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा हुआ हम लोगों ने, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, वैसे भी दिया हुआ है 2 cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 2 cos अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो cos अल्फा 1/2 हो जाएगा। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, π/3 पे, है ना, 60 डिग्री पे होती है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3। होती तो और जगह भी है पर सबसे पहले यहाँ होती है, ओके। सो 5/3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने समझा है। इसके बाद हम लोग और आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है भैया, इसके बाद हमारे पास में आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। हमारे पास में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, या मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप नोटबुक में लिख कर आ करिए, ठीक है साहब, ताकि आपको
चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएगी। कई बच्चे जो है बिना लेके करते हैं तो फिर थोड़ा लफड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हेडिंग क्या आ जाएगी सब, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारे पास हेडिंग है कि भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है साहब, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस है, मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। इफ मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, मान लीजिए दो मैट्रिसेस हैं, इस प्रकार से हैं, सच दैट, इस प्रकार से है, दे आर नॉन सिंगुलर, वो दोनों कैसे होने चाहिए भैया, नॉन सिंगुलर होने चाहिए। मैं भी आपको इसका मतलब बताता हूँ। एंड जो ए बी है वो आई के इक्वल होना चाहिए। देन A and B are said to be, आप साथ साथ लिखते रहिए, said to be inverse matrix to each other। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, इनवर्स मैट्रिक्स टू each other, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है सर। तो ये हमारे पास में क्या होता है, ओके, इनवर्स मैट्रिक्स डिफाइन, दो मैट्रिक्स का इनवर्स तभी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो बेटा क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करेंगे नॉन सिंगुलर सिंगुलर क्या होता है, ठीक है साहब। इतना समझ लीजिए फिलहाल, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 4। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने आपको इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी सिखाई थी कि अगर हमारे पास में ये मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, और 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। आप इसकी वैल्यू देखिए कितना है, 1 4 जा 4 -6 which is -2। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। तो ये नॉन सिंगुलर है, कैसी मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, अगर 0 आती तो कैसा हो जाता, सिंगुलर हो जाता, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए वो भी हम लोग सीखेंगे। एक आगे चल के फॉर्मूला होता है इनवर्स का, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 1/a एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करके हमारे पास में फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ए इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास में, 1/a एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करके फॉर्मूला आएगा। आप खुद सोचो, सॉरी डिटरमिनेंट होता है यहाँ पे, आप खुद सोचो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा फिर तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। तो इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर हो। तो मेरे हिसाब से आपको नॉन सिंगुलर शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब जब हम उसकी वैल्यू निकालें डिटरमिनेंट के थ्रू तो वो 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 आ गई तो यहाँ लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए साहब, तो ये हमारे पास बेसिक चीज है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास में इनवर्स की वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है साहब। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई इन्वर्टिबल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, कि दे शुड बी नॉन सिंगुलर। आई बात समझ में क्या है। और अगर उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आई आ जाए। समझ में आ रही बात क्या। अगर मैंने ए बी को मल्टीप्लाई, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, आई आ जाए, तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आई आ जाए, तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी है वो ए का इनवर्स है, और जो हमारे पास ए है वो बी का इनवर्स है। समझ में आ रहा है क्या। ठीक वैसे ही जैसे मान लो हमारे पास लिखा होता है 2, और मैं आपसे पूछूं कि इसका इनवर्स बताओ तो आप क्या बोलोगे, 1/2 तभी कट के 1 आएगा। तो 2 वो नंबर्स की तरह होता है इस तरह से यहाँ भी। अब आप कुछ सोचोगे तो 0 नहीं होना चाहिए ना, फिर तो लफड़ा नहीं हो जाएगा। उसी हिसाब से कंडीशन बनती है, ठीक है। चलिए साहब, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, अगर ए बी इक्वल टू आई है, अगर ए बी इक्वल टू आई है, तो वी कैन से कि बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा। दे आर इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर। इतना समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय इसको दिया है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से समझ पाएं। ओके, तो दिखने वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी में देखें भैया, तो एनसीईआरटी में आपको एक टॉपिक मिलेगा इनवर्टिबल मैट्रिसेस। क्या टॉपिक मिलेगा भैया आपको, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ओके साहब, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन लिखी है, पेज नंबर 91 आप एनसीईआरटी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो हमारे पास ए है वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, m ऑर्डर की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है साहब। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m, अगर वहां पे दूसरी भी एक मैट्रिक्स b एग्जिस्ट करती है जो कि वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है, m है, सच दैट, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, इस प्रकार से कि जब a b किसके इक्वल हो, b a के इक्वल हो, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, i आ जाए।
समझ में आ रहा है क्या? ए बी इक्वल टू बी ए हो और वो मल्टीप्लाई करके कितना आए, आई हमारे पास में आता है, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज नोटेड बाय ए इनवर्स। तो हमारे पास जो बी होता है वो क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा, तो उसे हम लोग ए इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है। आप ऐसे समझो ना भाई, एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाना, तो दूसरा नंबर जो होगा पहले का इनवर्स होगा। नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इनवर्स का मतलब क्या होता है? मैंने वैसे भी समझाने की कोशिश करी है, एनसीईआरटी के हिसाब से भी समझा दिया। तो दो मैट्रिक्स को अगर प्रूव करना हो कि इनवर्टिबल है तो क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी ए निकालेंगे, और वो दोनों किसके इक्वल आनी चाहिए, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। ओके, Now, in that case, A is said to be invertible. तो जो A होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास में, इन्वर्टिबल कहलाएगी। इतना समझ में आया? चलिए साहब, अब एनसीईआरटी में नोट लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। एनसीईआरटी में क्या नोट लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में नोट ये लिखा हुआ है, a rectangular matrix does not possess inverse matrix. Since for products BA and AB to be defined and to be equal, it is necessary that matrices A and B should be square matrices of the same order. ये हमारी बात कल हो चुकी है। मैंने आपको कहा था कि अगर AB BA के इक्वल है, मैंने बताया था ना क्या कंडीशन एक साथ लागू होती है। अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो पहली बात तो ये दोनों को डिफाइन होना पड़ेगा। आई बात समझ में क्या? ये तभी संभव होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सेम ऑर्डर की हो। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, दोबारा बात करने में फायदा नहीं है। देखा है कि नहीं देखा आपने? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी ए बी इक्वल टू बी ए होता है। समझ में आया कि नहीं आया? विधिका की बात तो नहीं है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि B is the inverse of A, then A is also the inverse of B। वो मैं बता चुका हूँ अभी आपको, इतना बड़ी कहानी मैंने सुना दी आपको। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का काम मेरा खत्म हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इनवर्स में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी समझ में आ गया हमारे पास क्या होता है इनवर्स। ओके, एक तरीका मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/a, यहाँ पे आता है एडजॉइंट ऑफ ए, हम लोग निकालना सीखेंगे जब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं आपको जो हमारे पास में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके थ्रू आपको इनवर्स निकालना सिखाता हूं। किसी बोर्ड परीक्षा में ये 6 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में क्या? और बहुत मतलब काम का क्वेश्चन है, बच्चे नॉर्मली इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो ये समझ में आ गया इनवर्स क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, समझ में आया आपको? बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लग जाएगा, थोड़ी और अच्छी तरह समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, चलिए तो ये मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो, नोट करा करो कि भैया इस समय क्या बात हुई थी हमारी, है ना? क्योंकि अगर हम एक ही बात को 2-2, 3-3 वीडियो में करेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना? आपको सब कुछ बताया जा रहा है, चिंता मत करिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एडवांस लेवल भी। नाउ अब हमारे पास मान लीजिए कुछ फॉर्मूले वगैरह है, वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जो है याद रह जाए। आप याद करिएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी और एक साथ ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए साहब, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आप इनवर्स का दोबारा इनवर्स लेंगे तो दोबारा से ए आ जाएगा। पहली बात, दोबारी बात समझ में आ गई क्या? पहली प्रॉपर्टी ये है साहब। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है कि a इंटू ए इनवर्स अगर आई लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आई इनवर्स इक्वल टू आई बाई ए होता है। ए इनवर्स इक्वल टू आई बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पे आई का मतलब 1 नहीं, आई मतलब क्या है, मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है साहब, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? चलिए ना, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या आती है, अगर k इंटू ए का इनवर्स है, मतलब एक मैट्रिक्स है जो k से मल्टीप्लाई हो रखी है, फिर आपने उसका इनवर्स लिया है। इससे अच्छा ये है कि आप k 1/k से मल्टीप्लाई करके सिंपल ए इनवर्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई वाज कमिंग का फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट एक हमारे पास एक इनवर्स है, अगर आप उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास में जो आता है वो इस तरीके से जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, यानी कि हमारे पास में मैट्रिक्स ए इनवर्स लिखा हुआ है। ए इनवर्स आल्सो मैट्रिक्स, अरे ए इनवर्स तो मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ही तो आएगा। तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका तुमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट, उसकी तुम्हें डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। उससे अच्छा ये था कि आप डिटरमिनेंट वैल्यू, आप पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो फिर उसका इनवर्स कर दो, यानी कि 1/a कर दो। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। समझ में आया नहीं आया? ओके, फिफ्थ, अगर हम लोग फिफ्थ जाके देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है कि AT का अगर इनवर्स लिखा हो, इससे अच्छा ये है कि आप A इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो। आप दोनों ऑपरेशन को इधर से उधर कर सकते हो, ये करो ये करो, ये है तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो। समझ में आया क्या? बहुत काम की प्रॉपर्टी है। मैं आपको क्वेश्चन करा था एडवांस 2011 बढ़िया क्वेश्चन आया था। सिक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अगर आपको बोला जाए कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इनवर्स का एडजॉइंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। है बस सॉल्व है क्या? ये आप भी लिख लो, जब हम लोग एडजॉइंट वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे काम की प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए ए बी का इनवर्स है तो ये उल्टा खुलेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, जैसे ट्रांसपोज उल्टा खुलता था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जब ए बी का ट्रांसपोज लेता तो कैसे आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी उल्टा खुलता है।
ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? चले साहब, तो ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज है और उम्मीद करता हूँ कि मैं बताने में आपको कामयाब हुआ हूँ किस तरीके से हम लोग इसको कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में ये प्रॉपर्टी आपने लिख ली और काम की प्रॉपर्टीज है आपके एडवांस लेवल में भी काम आएंगी, जब हम एडवांस इलस्ट्रेशंस करेंगे देन आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसलिए इनको बार बार अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और इनको अच्छे तरीके से रट्टा मान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रॉपर्टी में कोई गलत लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि भगवान तो है नहीं। चलिए साहब, इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में क्या आता है कि मान लीजिए हमसे बोला जाए कि प्रूव करके बताओ, मान लीजिए हमसे बोला जाए कि भाई प्रूव करके बताओ कि AB इज इक्वल टू AB का होल इनवर्स जो है B इनवर्स A इनवर्स है। ये NCERT पेज नंबर 91 में थ्योरम नंबर 4 है। क्या लिखा हुआ है कि इफ A and B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं वो भी सेम ऑर्डर की, देन प्रूव करके बताओ कि हमारे पास में कि जो AB का इनवर्स है, जो AB का इनवर्स है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पेज नंबर 91 में दिख जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 92 में। ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आ जाइए साहब, तो मुझे प्रूव करना है तो मैं सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करता हूँ। भाई मुझे अभी आपने क्या सिखाया? अभी आपने मुझे सिखाया कि भैया जी अगर आप A और B मैट्रिक्स, अगर A और B दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके I आएगा, यानी अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो I आएगा। अच्छा B क्या कहलाता है यहाँ पे? A का इनवर्स, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकता था मैं A into A इनवर्स इक्वल टू I। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या लिख सकता था भाई A into A इनवर्स, क्योंकि A इनवर्स B मतलब A इनवर्स, नहीं आया समझ में। और मैं ऐसा D के साथ भी कर सकता था कि B into B इनवर्स इक्वल टू I, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए सब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आप अच्छी तरह समझिएगा। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिख रहा हूँ भाई कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली AB, एक मैट्रिक्स क्या है AB, अपने आप भाई AB का जो आंसर आएगा वो भी तो मैट्रिक्स है नहीं है, नहीं आया समझ में। A स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, दोनों A और B दोनों के दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसके लिए मैंने सब बता दी। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो भी सेम ऑर्डर में, ठीक है ना। तो AB को अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो I तो आएगा ना। अगर मैं AB को AB के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? I आएगा, ऑब्वियस है, हमें समझ में आ गया। और मैंने दोनों तरफ क्या किया? A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? A इनवर्स इनटू AB इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? AB का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इनटू I। नहीं आया समझ में, तो दिक्कत तो नहीं है ना। नाउ आपको बताया ना A, अब मैं ब्रैकेट सेट कर सकता हूँ, पहले ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ था, मैं ऐसे लगा दूंगा तो A इनवर्स इनटू A क्या बन जाएगा? I। अरे A इनवर्स इनटू A तो I बनेगा ना, तो क्या बन जाएगा? I इनटू B, यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये A इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की I से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है दोबारा से। नहीं आता है क्या? आता है नहीं आता है? अभी मैंने कल आपको पिछली वीडियो में सिखाया था भाई कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो क्या आएगा? वही आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए सर, अब मैंने क्या करा? I B का मतलब B होता है तो I डालो यहाँ से, समझ में आया नहीं है? चलिए अब मैं क्या करूंगा? पोस्ट आपके बाद मैंने क्या कहा? इसको हम कह सकते हैं प्री मल्टीप्लाई करा मैंने B इनवर्स से। अगर मैं B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो B इनवर्स इनटू B, यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, सही है। और B इनवर्स इनटू B फिर से क्या बन जाएगा? I, फिर से I बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो AB का होल इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया भाई? B इनवर्स A इनवर्स। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी वाली, लेकिन NCERT में इसकी थ्योरम थी, इसलिए मैंने आपको प्रूव करके समझा दिया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आपको? तो दिखा वाली बात तो नहीं आता, तो ये हमारे पास में एक थ्योरम की भी है, ठीक है। चलिए साहब, हाँ बोलिए। हाँ, आई बात समझ में गया। प्री मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है वैसे कैंसिलेशन भी लॉ, ठीक है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो सीखते जाएंगे आप, ओके। जो बातें बताई गई है वो अच्छी बात है, नहीं बताई गई तो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, ओके। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये मिलेंगे भैया आपको पेज नंबर 90 पे। पेज नंबर 90 पे आ जाइए साहब, पेज नंबर 90 NCERT क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। क्या कहता है भाई? एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं साहब? एलिमेंट्री ऑपरेशंस आई बात समझ में क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है 6 टाइप के होते हैं हमारे पास में, 6 होते हैं यहाँ पर टोटल। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। स्पेलिंग वगैरह कोई गलत हो वैसे तो होगी नहीं, और हो जाए तो आप जो है अपने आप से लिख लीजिएगा, ठीक है साहब। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके ना। अब ये क्या क्या हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं? तो NCERT वालों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर आर 6 ऑपरेशंस। यहाँ पे कितने ऑपरेशंस है भैया आपके पास में? 6 ऑपरेशंस है, 3 लगेंगे रो में और 3 कॉलम में। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है। ऑपरेशन किस तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है। तो या तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलूंगा या ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा, एक ही बात है, ठीक है। पहला जो हमारे पास में ये होता है साहब कि देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या है? द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज
और 2 कॉलम्स। आई वाज सॉल्विंग। इसको आप कैसे बताओगे? मान लीजिए आप एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर रहे हो, आप बोलोगे कि भाई मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि मैं R1 को R2 से चेंज कर रहा हूँ, तो आप ऐसे लिखोगे कि R1 में R1 को R2 को चेंज कर रहे हो, तो ऐसे बताना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? R1 को R2 से चेंज कर रहे हो, ऐसे समझ में आया नहीं आया? कॉलम में लगाओगे तो क्या बोलोगे भाई? कॉलम 1 को हम किससे चेंज कर रहे हैं? कॉलम 3 से कॉलम 4 से। ऐसे उल्टा ऐसा नहीं होगा कि तुम रो को कॉलम से चेंज कर दो, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिटरमिनेंट में हम पढ़ेंगे कि हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, तो एक वैल्यू होती है, वो उसकी बात वहाँ करेंगे अच्छी तरह से। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तुम ऐसे नहीं लगा पाओगे कि रो को तुमने कॉलम में बदल दिया। नो, आई वाज सॉल्विंग। ऐसा यहाँ कर पाना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो आप अगर रो को चेंज करोगे तो रो से ही करना, कॉलम को करोगे तो कॉलम से ही करना। ठीक है, चलिए सर। दूसरी बात हमारे पास क्या आती है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। अगर आप किसी नॉन जीरो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मैं इसको आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। एनसीईआरटी वालों ने एग्जांपल दिया है, मैं वही एग्जांपल आपको समझा देता हूं। मान लीजिए लिखा है a = a - 1 5 2 √3। देखिए एनसीईआरटी हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला भाई कि ऑपरेशन लगाया, मान लो यही ऑपरेशन लगाया है, तो अब जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी बोलो भाई? R1 R2 को चेंज कर दो, मतलब -1 √3 1 1 2 1 5 6 7। आई वाज सॉल्विंग। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो मैं बदल दिया R1 को R2 से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलिए सर। सिमिलरली हमारे पास मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स हमको दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी रो को किसी स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी वाले कहते हैं कि आप क्या करोगे? मान लीजिए आपने R1 में ऑपरेशन लगाया, तो आप बोलोगे R1 × 2 टाइम्स ऑफ R2। आई बात समझ में क्या? अगर आप कॉलम लगाओगे 2 की जगह कोई भी k नंबर ले सकते हो, है ना? समझ में आ रहा है? सॉरी 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 कर दिया मैंने यहाँ पे। आई बात समझ में क्या? R1 में ऑपरेशन लगाया तो 2 टाइम्स ऑफ R1। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसे अगर आप कॉलम लगाओगे तो आप बोलोगे C2 में क्या करा आपने कि आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3C2, तो ऐसे लिखोगे आप इसको। अगर आप कॉलम 2 को आई बात समझ में क्या 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अपनी फीलिंग्स को सिंबॉलिकली ऐसे व्यक्त करना आपको। समझ में आया कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने कॉलम 2 में इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0 से नहीं करेंगे आप मल्टीप्लाई, पहली बात। आई वाज सॉल्विंग, स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखने वाली बात। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है B, और B मैट्रिक्स यहाँ लिखी भाई 1 2 1 -1 √3 1। और भाई जी मैंने आपको बोला है कि काम करिए कॉलम 3 में ऑपरेशन लगा दीजिए 1/7 C3। कॉलम 3 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे आप? 1/7 C3। अगर आप इसमें इस तरीके से ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप समझ गए कि मुझे क्या करना है? बोलो भाई कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, तो बताओ जो नई मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या क्या लिखूंगा बताओ? 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 1 ऐसे रहेगा, 2 √3 ऐसे रहेगा। ये है हमारे पास कॉलम 3, इसको मल्टीप्लाई करो 1/7 से, दिस इज 1/7 एंड दिस इज 1/7। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है सर। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हम कर सकते थे। मतलब मैंने अगर मुझे बोलना है कि मैं कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 से, तो 1/7 से तो मैं ऐसे लिखूंगा उसको। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी। 2 रो पे इंटरचेंज करना तो ऐसे बताओगे। आई बात समझ में क्या? R1 को R1 से चेंज करोगे नहीं, R1 को R2 से चेंज करोगे। ठीक है, कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर। यहाँ पर देखो अगर आपको किसी रो को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, तो ऐसे बताना पड़ेगा आपको। दोनों ऑपरेशन समझ में आ गया आपको? जैसा रो में हो रहा है वैसे कॉलम में भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगर लोग आगे देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है कि देखिए द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अगर आप बोलना चाहते हो कि भैया मैं एक काम करना चाहता हूँ, मुझे R1 में ऑपरेशन लगाना है R1 + 2 R2, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा बिल्कुल यस, ऑफ कोर्स कर सकते हो आप। नहीं समझ में आया क्या आपको? अधिक वाली बात तो नहीं है ना? ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, इस पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, RI में मैंने ऑपरेशन क्या लगाया? RI + KRJ। ये अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करोगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर I है, यहाँ पर I है, यहाँ पर J है। मतलब जिसमें ऑपरेशन लगता है ना भैया, तब जिसमें ऑपरेशन लगता है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने कैसे? वो डायरेक्ट या तो यहाँ पर तो प्लस रखो माइनस रखो, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आएगा? ओके, R1 जिसमें लगाया वो ऐसे रहेगा, जिसमें लगाया वो ऐसे ही रहेगा, उसको तो नहीं चढ़ाना है। नहीं आया समझ में? मतलब आप सोचो ऐसा करने के, अगर आप सोचो क्या बोलोगे कि भैया मैं R1 को 2R2 + 2R1 और प्लस R2 कर दूं तो गलत हो जाएगा। R1 में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, क्योंकि तो R1 में ऑपरेशन लग रहा है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा आप उसको नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। यहाँ पर RI है, यहाँ पर RI है, अगर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ भी करके दिखाते हो एनसीईआरटी वाले।
समझ में आएगी नहीं आया? तो ये हमारे पास तीसरा ऑपरेशन है और बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है साहब? यहाँ देखिएगा ध्यान से, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा आपको, ध्यान करिएगा। ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है। मान लीजिए लिखा है 1 2 2 -1, मैंने ऑपरेशन लगा के आपको दिखाया कि मान लीजिए मैंने R2 में ऑपरेशन क्या लगाया, R2 - 2R। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ एनसीईआरटी वाली बात, अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो R2 - 2R बताओ क्या बोलूँगा, बताओ इस मैट्रिक्स को, कौन सी मैट्रिक्स में लिख लीजिए? R2 में से 2R में घटाओ, R2 ये है, R2 हो गया 2 -2। अगर मैं 2 और जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पहली बात तो R1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो सेम रहेगी। ऑपरेशन किसमें लग रहा है? 2 में। R2 में क्या ऑपरेशन लग रहा है कि R2 में से 2 माइनस करो तो 0 हो जाएगा। दिस इज -1 और जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो -4 कितना हो जाएगा? -5। तो हमारे पास में नई मैट्रिक्स बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 1 2 0 -5। ये लगाना है कि नहीं है? बाकी हम इसको और क्वेश्चन कर रहे हैं ना, समझ में आ गया क्या क्या कर सकते हो? ये 3 प्रकार के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है? कैसा रो में होता है, कैसे कॉलम में होता है, बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे सीखते जाओगे। ये गलत है, मैंने बता दिया था ना गलत है आपको, दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो हम लोगों ने जो है ये समझ लिया था कि इन्वर्स क्या होता है, कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है साहब? चलिए अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग इन्वर्स निकालते कैसे। तो पेज नंबर 92 पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ऐसा ही लिखा हुआ आता है साफ साफ पेपर में, ठीक है? 2 तरीके होते हैं इन्वर्स निकालने के, एक एडजॉइंट वाला मेथड है जो हम आगे देखेंगे अभी, आई बात समझ नहीं, वहाँ से हम लोग जो है इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो डिटरमिनेंट वाला चैप्टर जो हमारे हिसाब से बुक के हिसाब से तो हम करेंगे, लेकिन आप उससे निकाल नहीं सकते क्योंकि उसमें स्टेटमेंट रहता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके निकाल के बताओ, ठीक है? तो वो हम लोग कैसे करते हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको सीधा स्टेप समझा देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर 92 पे एग्जांपल नंबर 23 है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो जो मैं स्टेप फॉलो करूंगा वो आप स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपका इन्वर्स भी आ जाएगा। जैसे मेरा आएगा 1 2 2 -1, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, मुझे क्या निकालना है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से क्या करना है? इन्वर्स निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए साहब, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो सॉल्यूशन में सीधा आपको सबसे पहले क्या लिखना है, देखो 1 पर 2 हमारे पास आएगा i/2। आप जानते हो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, एक ही जगह मैंने क्या लिख दिया भाई 1 2 2 -1, और i की जगह में क्या लिख दिया? सेम ऑर्डर 1 0 0 1, और ये एक ही जगह में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब ये बात खत्म नहीं हो रही होगी लेकिन होने लग जाएगी धीरे धीरे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब मैंने इस जगह ये लिख दिया, इस जगह ये लिख दिया। अब मेरा काम क्या है, सुनो ध्यान से, बात सुनो पहले ध्यान से आके। मेरा काम क्या है, अगर मैं इसमें ऑपरेशंस लगा के जो भी मैंने अभी ऑपरेशन सिखाया पीछे कि आप ये कर सकते हो, उनकी वजह से अगर मैंने इस साइड में क्या बना दिया 1 0 0 1, और यहाँ पे कोई नई मैट्रिक्स बन गई क्योंकि ऑपरेशन लगेगा, इधर लगेगा तो उधर भी होगा, और मान लो इधर कोई नई मैट्रिक्स आ गई, मान लो 5 4 6 मान लो ये आ गई इनटू a, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये a का इन्वर्स है क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ इधर है। यही करना है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं ऐसे ऑपरेशन लगाऊंगा कि इस साइड में आई बना दूंगा, समझ में आएगा नहीं आ रहा है? इस साइड में क्या बना दूंगा? आई, तो ऑब्वियस यहाँ भी कुछ ना कुछ बनेगा, और वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके आई दे रही है, इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स इन्वर्स थी इसका, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है? आ जाओ साहब, तो पहले मैं आपको 2/2 का सिखाता हूँ, फिर आपको उससे आगे भी सिखा देंगे, समझ लो बात को? चलिए साहब, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, नंबर ऑफ जीरो बनाने की कोशिश करनी है। क्या करनी है? नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, एक और बात, ऑपरेशन लगाते समय मान लीजिए किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो बन गए, तो हम बोलेंगे भाई जी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके पीछे का लॉजिक वही है, पता कौन सा वाला? डिटरमिनेंट वाला। क्योंकि डिटरमिनेंट अगर मान लीजिए तुम्हारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स लिखी हुई 0 0 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखी है, तुम इसके डिटरमिनेंट निकालोगे ना, आंसर 0 आएगा। कैसे? अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 0 0 0 पहले लिखना हो, डिटरमिनेंट निकालना हो तो ऐसे लिखूंगा। अगर मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी होगी तो ऐसे लिखूंगा ना, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी रो के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए कॉलम पे तो आंसर 0 होता है। वैसे भी ओपन करके देखो 0 into समथिंग बने 0 to 0 आएगा, इसलिए वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन्होंने वो बात सीधी लिख दी, लेकिन उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि वो फिर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं रहेगी। कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? चलिए साहब, तो ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज होती है। अब आपको समझ में आ गया करने क्या वाला, तो चलिए शुरू होते हैं। मेरा काम क्या है, इधर बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। मतलब मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया। किसमें ऑपरेशन लगाया? R2 में। R2 में क्या ऑपरेशन लगाया कि R2 - 2R1। नहीं समझे? नहीं समझ में आएगा? समझ में आ रही है ना? अच्छा मुझे ना R2 - 2R1 करना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोनों तरफ ऑपरेशन लगेगा, इधर भी उधर, ये ध्यान रखना।
चलो साहब, तो यहाँ पे ऐसा कर दिया भैया, यहाँ पे ऐसा कर दिया भैया, ये आपका आएगा ऑपरेशन R2 में लग रहा है, तो पहली वाली रो में ना इधर कोई फर्क पड़ेगा ना इधर कोई फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आ जाओ साहब, R2 की वैल्यू 2, तो देखो 2 यहाँ लिखा है 2 माइनस 2, तो ये रहा R1 की मतलब 1, तो कितना हो जाएगा 0, सो दिस इज 0। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद R2 माइनस 1 माइनस 2 R1 2, कितना आंसर आएगा -5। नहीं आया समझ में? ये तो इधर लगा देना ऑपरेशन, इधर लगाओ ऐसे, इधर क्या करो भाई, देखो R2 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना आएगा बोलो -2। नहीं आया समझ में? आ गया, समझ में आ रहा है? चलिए सब ऐसे इधर लगाओ, R2 मतलब 1 माइनस 2 इंटू R1 इज 0, सो द आंसर इज 1, तो 1 आ गया। ये काम आप अपने दिमाग में करोगे, समझ में आया नहीं आया? चलिए, तो ये तो मैंने पहला ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है सब यहाँ तक पहुँच गया। इधर तो जाए बनाने हैं। अच्छा तुम्हें हर कितना चाहिए, 1 चाहिए बनाने के लिए, कितना चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए। कैसे बनेगा 1? -1.5 से मल्टीप्लाई कर दो R2 को, नहीं समझे? ये प्रैक्टिस से आएगा। अब तुम सोचोगे मुझे कैसे पता, तो भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ 6 साल से, तुम भी अब जब पढ़ोगे 6 बार पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। R2 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि मैंने -1.5 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करते देखो क्या होगा, दिख रहा है नहीं वाला ये याद है भाई? हाँ। देखो ध्यान से, ऐसा करते क्या होगा। सबसे पहले मैं आपके लिए बना देता हूँ ऑपरेशन। मैंने R2 में लगाया तो ऑब्वियसली मैं ना तो 1 को 1 वाली रो से मेरा मतलब नहीं है। चलिए सभी तरह जाइए भाई, R2 में ऑपरेशन ये लगाया कि R2 को -1.5 से मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई 0, इससे तो मल्टीप्लाई किया भारत उसको कोई पड़ेगा नहीं, और ये कितना बन जाएगा 1, ये कितना बन जाएगा प्लस का 2/5, ये कितना बन जाएगा माइनस का 1/5। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, समझ में आया नहीं आ रहा है? देखो 0 बना गया, लेकिन यहाँ मुझे 0 चाहिए, यहाँ कितना चाहिए मुझे 0 चाहिए। यहाँ मैं 0 कैसे लाऊंगा, ध्यान दीजिएगा भाई। अगर मैं इसमें से उसको माइनस कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके तो 0 बन जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, मैंने R1 में क्या ऑपरेशन लगाया कि R1 माइनस 2R2, नहीं आया समझ में? R1 माइनस 2R2 लगाइए ऑपरेशन। तो भैया जो पहले तो हमारे पास सिंपल इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ए ना यहाँ तो ध्यान से देखो कि नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 1 ऐसे रहेगा, ये 2/5 ऐसे रहेगा, ये माइनस का 1/5 भी ऐसे रहेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर। ना अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस 2R2, तो R1 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आएगा नहीं आएगा, इसको तो कोई फर्क पड़ा नहीं। R1 माइनस 2R2, 2 माइनस 2 0, तो 0 हो गया। तो इधर गया उधर भी होगा, तो R1 माइनस 2R2, मतलब 1 माइनस 2 इंटू 2/5 कितना हो रहा है 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है क्या? 1/5। ओके सेम हियर, R1 0 माइनस, उसके बाद क्या करना था 2R2, 2 इंटू माइनस 1/5 कितना बन जाएगा बाबू प्लस का 2/5। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? नाउ यू कैन सी हियर दैट, समझ में आ गया? प्योर बेसिक तरीके से बता रहा हूँ भाई, समझ में आना चाहिए आप कैसे करवाओगे, ठीक है। अब ये बन गया I और ये लिखा है A, तो ऑब्वियसली ये इनवर्स होगा। सीधी सी बात है, जब किसी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना I आएगा, ऐसे होता है हमारे यहाँ तो, ठीक है। तो हमारे पास जो ये A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, A इनवर्स की वैल्यू होगी 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन था, एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल किया हमने, कुछ किया ही नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाएंगे तो आपको जो है इनवर्स मिलता जाएगा। दूसरी बात, एलिमेंट्री ऑपरेशन को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत सारे पागल हो जाओगे, समझ में आया क्लियर है? हाँ, जैसे मैंने इसमें रो में लगाया, तुम चाहो तो उसको कॉलम से नहीं कर सकते हो, है ना? कॉलम से कैसे लगाओ? हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर रो में एक बार चलना शुरू हो गए तो फिर रो में ही लगाओगे आप ऑपरेशन, समझ में आया कि नहीं आया? अगर कॉलम में चलना शुरू हो गए तो कॉलम में ही ऑपरेशन लगाओगे, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो ये हमारे पास में कंडीशन बनी, कर लोगे आप इसको? चलिए साहब, तो प्योर बेसिक हमारे पास चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाली बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से कि हम लोग क्या क्या कंडीशन यहाँ पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए सर। तो ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ होगी, बस निकाल लोगे। अब एक 3/3 का भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है? कर लोगे ना? इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखो, ऐसा कुछ करते रहो कि नंबर ऑफ 0 बढ़ते रहे, बस क्या बढ़ाते रहो, नंबर ऑफ 0, जितने ज़्यादा 0 बढ़ेंगे उतना फायदा है, क्योंकि हाइट तो भी बढ़ेगा ना, 0 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। 1 तो हम बना ही लेंगे बाद में, भाई बस समझ में क्या, हम बदल तो सकते हैं एक रो को दूसरी रो से, ऐसा भी कर सकते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा आपसे। पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है ना आपके पास में, एक्सरसाइज 3.4 जो है ना वो इसी पे बेस्ड है पूरी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो इसी के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंडीशन बनती है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास में NCERT का एक्सरसाइज 3.4 का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
आई बात समझ, ठीक है सर। और वो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ओके, एग्जाम्पल पहले राउंड क्वेश्चन नंबर 15, उसमें एक भी जीरो नहीं है, पहले से कोई जीरो नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और भी आप देखो बाकी सब 2 वाले हैं, लास्ट 15, 16, 17, 3 वाले हैं। आई बात समझ, रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन को रट्टा नहीं मानना है, आपको सब ये सोचना है कि हमें नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाने हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमारा एम है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू मैंने कितना लिख दिया भाई यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ 2, 2, 3, -3, 2, -2, 3, 3, 2, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप कोई से भी ले लो, इसके बाद जो हमको पहले से जीरो है 2, 2, 3, 3, इसलिए मैंने वो लिया नहीं एग्जाम्पल। बस समझ में आ रही है क्या? 2, 2, 3, -3, 2, -2 एंड 3, 3, 2। ओके, मेरा एम क्या है, नंबर ऑफ जीरो बढ़ाना। अच्छा, अगर मान लो नंबर ऑफ जीरो नहीं बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरो शिफ्ट कर दो, है ना, मतलब जीरो कम नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो कम ना हो, बढ़ते रहे बस। समझ में आ रहा है क्या? आप 100% रिवर्स तक पहुंचोगे। ये a इक्वल टू समथिंग है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि a इक्वल टू i इंटू a होता है, तो मैं एक ही जगह क्या लिख दूंगा भाई, लिखूंगा 2, 2, 3, -3, 2, -2, 3, 3, 2। आई बात समझ में, इधर क्या लिख दूंगा मैं, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 इंटू a। जो ऑपरेशन इधर लगेगा वो इधर भी लगेगा, तो मैं इधर लगाऊंगा, इधर आप खुद लगाओगे। आई बात समझ में, क्योंकि जो इधर लगेगा वही उधर लगेगा, ऑब्वियस है। आ जाओ, पहला काम क्या करूँ, कुछ बोलना चाहोगे? सबसे पहले क्या करूँ, बोलो। R1 - R2 या R2 - R1, जो भी आप करना चाहो कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहला ऑपरेशन क्या, R1 में लगाओ, R2 में लगाओ, एक ही बात है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने R1 में क्या ऑपरेशन लगाया भाई, R1 - R2, नहीं समझ में आएगा? अच्छा, तुमने R1 में ऑपरेशन लगा के ना ऐसा नहीं लिख सकते तुम कि R1 में तुमने ऑपरेशन लगाया, R2 - R1, ऐसे कैसे लिख दोगे? इनडायरेक्टली तुमने R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने कहा था कि जब R1 में ऑपरेशन लगाया तो ये नहीं करोगे आप। समझ में आएगा? ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, है ना? समझ में आएगा कि वरना एक बार साइड पूछा पे आप बोलोगे भैया क्या कर रहे हो, है ना? ये समझ में आएगा? लगाओ भाई, तो क्या है बोलो सर, इधर बताओ आपको क्या है, उधर तो आप खुद ही करोगे ना, क्योंकि आप तो इधर बताओ क्या है, बोलोगे 2 - R1 में लग रहा है, तो ऑब्वियस मेरे दो सेम रहेंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है सर। नाउ यहाँ बताओ क्या आएगा, 2 - 2 0, -3 - 2 -5, है ना, माइनस कर रहे हैं ना, तो -3 - 2 -5 हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये हमारा इधर तो आप खुद ही कर लोगे काम, इधर तो आप कर लोगे ना भाई, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इधर तो हो जाएगा आपका। चलिए सर, नेक्स्ट देखो ना, अब बोलो क्या करूँ, कुछ बता सकते हो, कुछ बोलना चाहोगे? हैं R2 + R3 कर दूँ क्या, एक जीरो और बढ़ जाएगा भाई। मैंने क्या कहा, जीरो बढ़ाते रहो साहब, प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना। ये रट्टा मारने की कोशिश मत कर लेना कि नहीं ऐसा ऐसा था उसमें, क्वेश्चन बता के दे देगा। इतना तो अधिकार है बोर्ड के टीचर के पास कि वो तुमको यार 2-3 मिनट क्या देगा, कुछ तो बदलेगा यार। वो नहीं बदल रहा है तो आपको याद नहीं रहेगा भाई। 1750 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दोनों पार्ट में मिला के 1750 के आसपास, कितने याद करोगे? समझ में आया कि नहीं है? अब क्या करो बोलो, इन दोनों को छोड़ देता हूँ, जीरो बन रहा है, ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी जल्दी जल्दी हो रहा है, मैं क्या करूँ? ठीक है साहब, तो मैंने R2 में क्या ऑपरेशन लगा दिया भाई कि R2 + R3 करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियस है जो ऑपरेशन इधर लगाऊंगा वो आप इधर भी लगाओगे ना, इधर वाला मैं नहीं लिखाऊंगा। ठीक है सर, इधर आ जाओ सर। तो पहली वाली तो ऐसी रहेगी 0 - 5 0, और उधर वाली भी पहली ऐसी रहेगी, क्योंकि जिसको ऑपरेशन लगा है वही चेंज होगा, बस और कुछ नहीं चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक है ना, R3 में R3 भी ऐसी रहेगी 3 - 2 and 2, सही है, उधर भी ऐसे लिख रहा था ना। अब हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R2 + R3, 2 3 कितने हो जाएंगे 5, ओके, 2 - 2 कितना, 2 - 2 जोड़ोगे तो 0, देखो 0 और पड़ गया, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, उधर बात करोगे। अब आप बोलो और क्या दिमाग में आ रहा है, क्या करूं बोलो, तो बोलना चाहोगे? यस, क्या कर सकते हैं बोलो। इसको मैं एक काम करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ R2 को, 1 बन जाएगा, 1 बनने में फायदा है, कोई बन के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं ना। फिर क्या करूं बोलो, देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने R1 को डिवाइड किया 1/-5 से, और R1 और मैंने R2 में क्या ऑपरेशन लगाया कि 1 में डिवाइड कर रहा हूँ उसे ओनली 1/5 R2, नहीं ऐसे दो ऑपरेशन एक साथ लगाए जा सकते हैं, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये ध्यान रखना, जिसमें ऑपरेशन लग रहा है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हमारा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने R1 में मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो अब अगर दूसरा ऑपरेशन लगाना उसमें R1 का लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि R1 तो अभी चेंज हो रहा है ना फिलहाल, नहीं आया समझ में भाई। 2 स्टेप मैंने एक ही स्टेप में संभाल दिया, समझ में आ गया? पहले मैं R1 लगाता फिर R2 लगाता, बात तो वही आती है। चलिए साहब, क्या करूँ बोलो, यहाँ पे जो काम यहाँ करोगे वो भी यहाँ भी कर देना, तो 5 3 - 2 2 तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा। पहले R1 को -1/5 से डिवाइड करना, 0 1 0, सही है, इसको डिवाइड करना 5 से, कितना आएगा, डिवाइड करने का मतलब 1/5 से 1 0 1, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब बोलो क्या करो, बोलो क्या करूँ बोलो, कुछ आइडिया आ रहा है? हाँ, एक काम कर सकते हैं, बोलो क्या, इसको एक काम करता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें हटा देता हूँ, 0 हो जाएगा।
भाई मेरा काम है नंबर ऑफ जीरोस बनाना, बात खत्म हो गई, मेरे को अपने आप इनवर्स मिलेगा भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले साहब, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई? चलो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास में आ जाएगा, मैंने क्या बोला था अभी, मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 में लगा देता हूँ। चलिए R3 मैंने क्या ऑपरेशन लगाया बोलो भाई? R3 माइनस 2R2। ओके नाउ लगाइए ऑपरेशन, जो इधर लगेगा वो इधर भी लगेगा। क्या भैया बोलेगा मैं 0 1 0 ऐसी रहेगा, 1 0 1 ऐसी रहेगा, तीसरी वाली चेंज होगी, तीसरी वाली क्या चेंज होगी? 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, देख रहा हूँ देखो ये 1 फालतू का आ गया, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0, एक 0 और बढ़ गया। नहीं आया समझ में? तो दिक्कत तो नहीं है ना भाई? समझ में आ रहा है आपको? चलिए साहब, अब मैं क्या कर रहा हूँ R3 में, अच्छा इन दोनों को माइनस कर सकता हूँ मैं भी, एक 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पे, देखो अच्छा इसको माइनस करो, यहाँ 0 बढ़ेगा, उससे क्या फायदा होगा ध्यान देना। मैंने क्या करा R3 में ऑपरेशन क्या लगाया? R3 माइनस R2। R3 में क्या ऑपरेशन लगाया? R3 माइनस R2। देखिए ध्यान से, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो पता ही है वो क्या करना है। अगर आंसर नहीं आएगा तो बता दीजिए, वैसे तो आंसर आता है भाई, ठीक है साहब? ओके समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो चलिए, तो अगर मैं R3 में से R2 माइनस करूँ, अगर मैं R3 में से R2 माइनस करूँ, देखो क्या ऑपरेशन है भाई? यहाँ पर 0 1 0 1 0 1। ओके इसमें तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, क्योंकि ऑपरेशन तो R3 में लग रहा है। R1 माइनस 1 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बिगड़ा थोड़ी ना है। और 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया ना एक एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, 0 कम से कम सेट तो हो ही गया। अरे बस अब आपने लिख दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? 0 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस 1 तो आएगा ना यहाँ पे, लेकिन देखो 0 शिफ्ट हुआ है, बदला नहीं है, मतलब कम नहीं हुआ है 0, तो इस ऑपरेशन को लगाने का कोई फायदा हुआ नहीं है वैसे। अरे बस समझ नहीं, चलो मैं तो मिटा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर मान लो आप पेपर दे रहे हो और आपके दिमाग में तो मिटा रहा उसको, फिर 0 शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसको, नहीं नया कुछ सोच लेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल तो मैंने हटा दिया, ठीक है? चलिए साहब, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ कि भैया एक काम करता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देता हूँ, ऐसा तो कर सकता हूँ भाई, करके देखना पड़ेगा आपको बारी बारी से, नहीं मुझे क्या पता इसमें क्या होने वाला है, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ऐसे आपको करना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए साहब कैसे करेंगे बोलो भाई? क्या ऑपरेशन लगाया मैंने ऑपरेशन लगाया कि R3 में मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ 2R1। ओके R3 में 2R प्लस करो, ध्यान से देखना क्या होगा, जो यहाँ होगा वो इधर भी कर लेना, ठीक है अपने आप। ओके वरना टाइम लगेगा। क्या होगा भाई? देखो 1 0 1 ऐसे रहेगा, 1 माइनस 2 0 ऐसे रहेगा, इस पर कोई छेड़खानी होगी, सॉरी ये छेड़खानी होगी इसमें, 0 1 0 ऐसे रहेगा, ठीक है साहब? ना लगाओ भाई ऑपरेशन, R3 मतलब 1 0 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दिक्कत है, अच्छी बात है। माइनस 2 प्लस 2 0 बढ़ गया 0, और 0 ये 0 ही रहेगा, फायदा हुआ? देखो फायदा हुआ है नहीं हुआ? अब मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया किसमें? R2 में। हो सकता है कि कई लोगों के पास ऐसे ऑपरेशन हो जो बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन तो रटने पड़ेंगे, फिर दिमाग से करोगे तो भाई सेटअप इधर से उधर होगा, थोड़ा बड़ा हो जाए कुछ ध्यान से जरूर आएगा, और माइंड फ्रेश भी रहेगा, हमें कुछ याद नहीं करा फिर सब कुछ सही है। क्या करोगे बोलो, बोलो क्या किया जाए? बोलो साहब ये 1 हट जाए यहाँ से, या तो ये वाला 1 यहाँ से हटा देते हैं, क्या करें बोलो? R2 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R2 में क्या ऑपरेशन लगा दिया बोलो भाई? R2 माइनस R3 कर सकता हूँ ऐसे, क्या बोलो क्या हो जाएगा बोलो भाई? 0 1 0 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 बन गया मैट्रिक्स। और बोलोगे हमें तो दिख नहीं रही, कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, पहले R3 को चेंज किया R1 से, पहले मैंने किससे चेंज किया? R3 को किससे चेंज किया? R1 से। जब R1 को R3 से चेंज करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, फिर R2 को R3 से चेंज कर दूंगा, बन जाएगी ना यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? हाँ एक बार R3 को R1 से चेंज करना, फिर जो आंसर आएगा उसको किससे R3 को R1 चेंज करोगे, क्या करना? R2 को R3 से चेंज कर देना, तो जो काम इधर हो रहा है वो सब उधर भी होगा। कर लोगे ऐसे? तो यही करनी, इसलिए थोड़ा टफ लगता है नहीं टफ, थोड़ा दिमाग क्या लगाना है कि नंबर ऑफ जीरो बढ़ाओ, बस क्या बढ़ाओ? नंबर ऑफ जीरो शिफ्ट हो सकते हैं, पहले शिफ्ट हो गया था वैसा नहीं होता, वो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए, कम हो गया तो फायदा क्या? आपको ऑपरेशन करने में फायदा नहीं होगा। समझ में आएगा? ऐसा कुछ करो कि नंबर ऑफ जीरो बढ़ते रहे, और वो कैसे पॉसिबल होगा? प्रैक्टिस करने से, ठीक है साहब? तो प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, ये आपका काम है सीखने का, मेरा काम बताने का, तो मैंने आपको जो है बता दिया, ठीक है? चलिए सर, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए भैया तो आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है साहब? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलिए सर, इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 27। अगर अपन मिसलिनियस एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो मिसलिनियस एग्जाम्पल जो 26 है वो तो बहुत ही आसान है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बेस्ड है, आपको आता होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना? उस तरीके से कर सकते हो। चलो एक मैं करा देता हूँ, बाकी आप जो है खुद ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है सर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए इधर।
ओके चलिए साहब, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का उपयोग आप इसमें कैसे कैसे करेंगे एनसीईआरटी में दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ओके सर, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए उन्होंने दिया है कि भाई a इक्वल टू को कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है cos थीटा, यहाँ पे लिखा है sin थीटा, यहाँ पे लिखा है माइनस sin थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है साहब cos थीटा, ये हमारे पास में ये लिखा हुआ है। देन हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट a टू दी पावर n यहाँ पे लिखा हुआ है cos n थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin n थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर माइनस का sin n थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos n थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। अगर हमें हमसे ये पूछा होता कि a की पावर n क्या है तो भी हम निकाल सकते हैं। याद है कल कराया था सोल्यूशन, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, a1 निकालता हूँ, a स्क्वायर निकालूंगा, फिर a क्यूब निकालूंगा, a की पावर 4 निकालूंगा, एकदम बन जाएगी। मैं कर दूंगा सॉल्व से, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें शो करना है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे शो करते हैं मैंने बताया था आपको। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले से सपोज करो पी है, सॉरी इसको सबसे पहले पी एन सपोज करो, तो लेट कर लेते हैं पी एन है। पी एन हमारे पास में क्या दिया गया है, ए की पावर एन, यहाँ पे हमारे पास क्या है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा, और हमारे पास क्या है भाई cos n थीटा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे सपोज कर सकते हैं। फिर सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, सबसे पहले क्या करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 ये पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, ओके पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करो तो p1 मिलेगा आपको, यहाँ पे a आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, दोबारा वही आ गया। मतलब देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, क्या बोलेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं n इक्वल टू k के लिए, उसके बाद लेट कर लेते हैं लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मान लो n इक्वल टू k के लिए सही है, मानना है, लेट किया है मैंने, मेरे पास क्या लिख दूंगा बोलो यहाँ पे p k, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा a की पावर k, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos k थीटा sin k थीटा, ओके यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई माइनस sin k थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई cos k थीटा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो हमें कैसे बात कैसे आप बता बोलो, देन इट शुड आल्सो बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। फिर आप ये समझ में आ गया, पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है तो सही आएगा वो, n इक्वल टू k में सपोज करना है। अब मुझे इसकी वजह से k प्लस 1 को साबित करना है, देन इट शुड आल्सो बी ट्रू, इट शुड आल्सो बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, उसे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, p k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1, और जहाँ पर मेरा k लिखा हुआ है वहाँ पे k प्लस 1 रख देता हूँ, k प्लस 1 थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin k प्लस 1 थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस sin k प्लस 1 थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos k प्लस 1 थीटा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? मतलब कुल मिला के जहाँ n था वहाँ हमने क्या रख दिया k प्लस 1 रख दिया, जो भी समझो k की जगह k प्लस 1, ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे ये बना के दिखाना है आपको, ये तो करते हैं हम लोग 11th क्लास में पढ़ा हुआ हमने। तो मैं ये लिखता हूँ a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर k इंटू a, और ये मैं मान चुका हूँ कि सही है, माना है मैंने, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो सर cos k थीटा, फिर क्या है बोलो भाई sin k थीटा माइनस का sin k थीटा और इंटू cos k थीटा। चेक कर लेना इसे लिखा हुआ नहीं है सब कुछ, ओके। और ये क्या है बोलो, ये बता देना क्या है हमारे पास में cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, मुझे पता मैं यही देख के लिख दूंगा किसी जगह बता, ठीक है सर। अब क्या करना है, मैं किसी भी तरीके से मेरे को इसको सॉल्व करके ही लाना है, लाते हैं कोई बड़ी बात नहीं। क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इसको, कि पहली रो पहला कॉलम सिखाया था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, पहली रो पहला कॉलम क्या आएगा बोलो cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस सॉरी माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम क्या आएगा बोलो cos k थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा। एक तो बच्चे पता क्या करते हैं, वीडियो पूरी देखते नहीं है, आगे वीडियो देखने लग जाते हैं, केवल वीडियो देख के काम नहीं चलता गुरुजी, वीडियो को बार बार देखना पड़ता है, 1 बार 2 बार 3 बार है ना, लिखना पड़ता है, तब जाके इतनी प्रैक्टिस होती है। आप सोचोगे वीडियो देख के मल्टीप्लिकेशन आ गई, ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे आ रहा होता तो फिर तो इसमें 500 चैप्टर होते 15 की जगह, समझ बात करें, जितने भी चैप्टर है 10-12 उसी में 5 चैप्टर ना बना देगा, समझ में आना होता है, ठीक है सर। पहली रो पहला कॉलम और फिर पहली रो दूसरा कॉलम, समझ में आया। दूसरी रो पहला कॉलम क्या आएगा बोलो सर माइनस sin k थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos k थीटा sin थीटा, सही कर रहा हूँ भाई। दूसरी रो दूसरा कॉलम वो क्या आएगा माइनस sin k थीटा sin थीटा, और फिर बोलो भाई प्लस cos k थीटा cos थीटा। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। नाउ सो दिस पॉइंट इज, देखो ये फॉर्मूले बन गए है ना, अभी प्रीवियस वीडियो में थे cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos k थीटा प्लस थीटा, सही है। यहाँ देखो ध्यान से, तो क्या फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस
कॉस ए साइन बी, ये बन रहा है ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये थीटा प्लस थीटा, सही है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, अगर आप यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया, फॉर्मूला बन गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, ये थीटा प्लस थीटा, ओके। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जाकर देखो, मैंने आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा बातें बता रखी है उसमें, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे माइनस कॉमन अगर ले लो, ये नहीं भी तो कॉमन कोई बात नहीं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस के थीटा प्लस थीटा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। ये ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा, एक ही बात है, इसको ऐसे देखो ऐसे साइन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा भाई, थीटा कॉमन आ जाएगा तो के प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ साइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो भाई के प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा के प्लस 1 इंटू थीटा। सो यू कैन सी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, ओके। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल मैथमेटिक्स, पीएमआई बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ तक की कहानी तो भाई 11th क्लास की है और ये थोड़ा सा वर्ड का इस्तेमाल में आ गया, ठीक है। बहुत इतना, थैंक यू।